हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यदि उस वर्ग और आयत का परिमाप क्या हो, बराबर हो। तो देखिए मेन पॉइंट आपको खोजना पड़ता है आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या आपका मेन पॉइंट क्या है, कह रहा है कि जो आयत है ना, वो आयत और वर्ग के क्षेत्र परिमाप क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है। और बोल रहा है कि हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए घबराइए नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना होता है, बस अपने आप को ये कॉन्फिडेंस लेना है कि हमें जितनी पता है उन चीज़ों का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, हमें सबसे पहले पता है कि आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट दिया गया है कि आयत का वर्ग और आयत का वर्ग का परिमाप ये सभी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप। ये दिया गया है, ये आपका कंडीशन है। तो आयत वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है 36। तो हम सीधे सीधे 36 बराबर लिख सकते हैं। आयत का परिमाप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, वर्ग के परिमाप के। तो 36 आ गया। अब आयत का परिमाप क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं। देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है बराबर 36 के। ठीक है। अब इस 36, देखिए 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो ये जो है 2 जब इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36/2। कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 18। ठीक, ये 18 क्या आया है, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई आपका दिया है, क्या दिया है कि लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी, आयत की। तो आयत की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो लंबाई की जगह हम लोग 8 लिख देते हैं। तो लंबाई की जगह जब हम 8 लिखेंगे प्लस चौड़ाई करेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 18 के। ठीक, तो जब ये 18 के आ गया तो सिर्फ हमें चौड़ाई ही तो चाहिए। ये इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, ये इधर प्लस कर रहा है तो उस तरफ जाएगा, क्या करेगा, उस तरफ जाके माइनस करेगा। तो बी मतलब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8। ठीक, और आपको पता है 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 18 में से 8 जाने पर 10 आएगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर की क्या आएगी, आएगी इसका चौड़ाई। ठीक, 10 सेंटीमीटर यहाँ से चौड़ाई आ गई। देखिए लंबाई थी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, और लंबाई थी 8 सेंटीमीटर, ये था। और आपको जैसा कि पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 8 और चौड़ाई है 10। ठीक है, तो 10 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 80 के। तो आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। सबसे पहले आप ये जानिए स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है। स्थानीय मान मतलब किसी संख्या का किस स्थान पर उसकी मान क्या है, वह स्थानीय मान होता है। और अंकित मान मतलब होता है कोई संख्या है, कोई अंक है, उस अंक का अंकित मान मतलब वह किस अंक का क्या अंक है, वो अंकित मान होता है। जैसे एक है, एक का अंकित मान क्या है, एक है। दो का अंकित मान दो है। तीन का अंकित मान तीन है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम यही है। कह रहा है 12,345 में सबसे पहले ये बता दो कि आपका अंकित और स्थानीय मान का अंतर। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 12,345। ठीक, अब इसमें देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 को हम गुणा कर देंगे सैकड़ा से, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर था। तो 3 को हम गुणा कर देंगे सैकड़ा से। तो हमारा आ जाएगा ये स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना आ गया, 300। ठीक,
स्थानीय मान 300 आ गया। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अंकित मान क्या होता है, सेम वही वैल्यू होती है। तो अंकित मान इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर बताओ। तो ज़्यादा वाली वैल्यू से कम वाली वैल्यू माइनस करते हैं हम लोग, यही हमने सीखा है अभी तक। तो 300 में से 3 को माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 297। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 90,706 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 90,706। ठीक है, और इसको भाग देना है हमको 9 से, ठीक ना। तो 9 से भाग देते, देखिए 9 एक कम 9 होता है। पहले देख लेते क्या ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 7 16, 16 6 22, 22 आया है। अगर ये संख्या 18 होती तो 9 से डिविजिबल होता, या 27 होती तो 9 से डिविजिबल होता। क्यों? क्योंकि 9 से विभाजिकता का नियम बोलता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होती तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यही विभाजिकता का नियम है। तो यहाँ पे तो पता चल गया कि साफ साफ ये डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, और वही शेषफल हमको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 9 एकम 9, ठीक, कितना बचा, 0। तो 0 ऐसे उतार देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आया, 7 बचा। अब 7 से भाग जाएगा नहीं 9 का, तो एक 0 और उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 9 सते 63, 9 सते 63, बचा कितना, 7। 7 और 6 76 हो गया। 9 अठे होता है 72, तो बचा कितना, 72 4 76। तो 4 ये जो बच रहा है ना, यही क्या है, शेषफल है। 4 आपका यही क्या आया है, शेषफल। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो आप तो इसको इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कुछ इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जैसे इसको आप ऐसे लिख लीजिए 90,706, ठीक। और जो हमारा पुराना मेथड है उसी मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब 9 से इसे भाग देंगे तो 9 एकम 9, ठीक, तो यहाँ 0 हो गया, कट गया। यहाँ 0 उतरेगा तो यहाँ हम 0 उतार देंगे। फिर 7 उतरेगा तो अब 0 उतारने के लिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 70 हो गया। अब ये 9 सते कितना हो गया, 63 हो गया। तो कितना बचा, 7 बचा। अब देखिए 7 जब बचा है तो 6 यहाँ नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। जब 6 नीचे आएगा तो क्या बचेगा, 6 नीचे आएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 अठे कितना होता है, 72, 9 अठे 72। तो बचा कितना, देखिए 76 से 72 गए 4, 4 आपका शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। देखिए उसने सबसे पहले बाजार गया और बाजार जाके कितना, 1500 किलो खरीदा। अब 1500 किलो, 1 किलो 25 रुपए का, तो 1500 किलो 1500 गुणे 25, यही तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान 25 जुड़े 0, 25 जुड़े 0, 25 पंचे 125 के 5, 12 जो है हासिल आएगा। 25 से कम 25, 2 27, 10 37, तो 37,500 रुपये की मछली उसने 1500 किलो खरीदी। ये ताज़ा मछली है, ये ताज़ी मछली है, ठीक है ना। ये क्या है, ताज़ा मछली है। आप बोल सकते हो ये क्या है, ताज़ा मछली है। तो ताज़ा मछली को जब बेचा जाता है सुखा कर, अब ये सुखाएंगे इसे तो कितना हो जाएगा, जब इसे सुखाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो उसका एक्चुअल भार है उस भार का 1/3, मतलब 1500 है भार अभी, तो 1500 का 1/3 कितना होगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और डबल 0, ठीक।
तो मतलब 500 किलो ही बचेगा। सूखी मछली कितनी बचेगी? 500 किलो। अच्छा, अब ये जो 500 बचा है ना, यही क्या है कि वो क्या कर रही है, वो कर रही है कि इसको अब 80 रुपए प्रति किलो बेच रही है। ठीक है ना, ये 500 किलो किस भाव से बेचेगी? 80 रुपए प्रति किलो। तो अब सीधा सीधा हम लोग गुणा कर देते हैं 500 को 80 के हिसाब से, क्योंकि 1 किलो 80 रुपए का है, तो 500 किलो हो जाएगा 500 गुणे 80। तो 500 गुणे 80 कितना हो जाएगा? 500 गुणे 80 बराबर होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 500 गुणे 80। ठीक, देखिए सबसे पहले तो ऐसे ही आप कर सकते हो, 8×5 = 40। ठीक है ना, तो 40 तो ये हो गया। अब जितने जीरो हैं उनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 जीरो ऐसे लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये उसने क्या किया? सूखी मछली बेची। ठीक है, उसने खरीदे कितने? उसने खरीदे 37,500 का, और बेचा कितने का? बेचा उसने 40,000 रुपये का। ठीक है, जब 40,000 रुपये का वो बेच रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसे कितने का फायदा हुआ है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 40,000 से जब हम माइनस करेंगे 37,500 को, तो 0 0 5 2, और 3 से 3 गया 0, तो 2500 रुपये का क्या आएगा? फायदा आएगा, या 2500 रुपये वो कमाएगी कुल इतना प्रोसेस करने के बाद। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कंटेनर में क्या कर दिया गया है? पैक कर दिया गया है। ठीक, 450 लीटर जूस के लिए 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कंटेनरों की संख्या। ठीक है, देखिए जूस का जो बोतल है वो 750 ml का है। ठीक है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कंटेनर में, मतलब एक बोतल 750 ml का, और 750 ml के 6 बोतल को निकाल कर एक कंटेनर में फिल कर दिया गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इन 6 बोतल में टोटल कितना मात्रा था एक कंटेनर में आने के लिए। तो क्योंकि जितना भरा जाएगा एक कंटेनर में, वो 6 बोतल की ही मात्रा तो भरी जाएगी। तो 750 का सीधे सीधे अगर हम गुणा कर दें 6 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए 6 0 0 7 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 6 7 42 3 45, मतलब 4500, क्या 4500 ml, 4500 ml एक कंटेनर में फिल होता है। ठीक, अब कह रहा है 450 लीटर, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक कंटेनर, ऐसे 1C लिख देता हूं आप समझ जाइएगा, एक कंटेनर, ठीक है ना, एक कंटेनर को चाहिए कितना फिल होने के लिए? 4500 ml। ठीक है, तो 1 ml कितना भरा जाएगा? 1 ml निकाल देते हैं, तो 1 ml करने के लिए 4500 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा ना। देखो 4500 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी 4500 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4500 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जब 4500 से 4500 कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, यही तो होगा। तो 4500 बचा, तो 1 ml बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4500। ठीक ना समझ में आएगा तो बताइएगा, 1/4500 कंटेनर। ठीक है, अब कह रहा है कि 450 लीटर जूस के लिए कितने की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इसको हम लोग ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 450 लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 450 गुणे 1000 ml हो जाएगा। तो अगर हम 450 गुणे 1000 1 ml से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 450 गुणे 1000 ml। ये होगा, अब इधर जितने से गुणा किया है इसको भी उतने से ही यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 450 गुणे 1000 बटे 4500। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए आपके। ठीक, और 45 दहम्मा 450। ठीक, तो 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 10 गुणे 10 आपका हो जाएगा 100। तो मतलब ऐसे आपके पास 100 कंटेनर होंगे, तब जाके आपके 450 लीटर क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, अगर ये ना भी कहे आयताकार बक्से, तो बक्सा आपको पता ही होता है बक्सा किस तरीके का बनता है। बक्सा हमारा एक आयत से ही बनता है। तो बक्सा जब ऐसे बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, सॉरी घनाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आयतकार
क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है 86-64 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। अगर इसको घनों के रूप में तोड़ना है इस वाले को घनाभ को, तो काम करो, इसको इसका आयतन, ये तो आयतन ही है ना, ये क्या है, ये इसका आयतन ही है। अब इसके आयतन से डिवाइड कर दो, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये तो दिया ही है। तो इसी को 86-64 को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो पहले 4 से भाग देते हैं। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छक 24 और 4 छक 24। ठीक है, फिर 3 से भाग देते हैं। 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2। तो 361 क्या आ गया आपका, 361। 361 क्या बक्सों की आवश्यकता होगी घन वाले, जिससे हमारा क्या होगा, मतलब 361 बक्सों की आवश्यकता होगी, जिससे हमारा क्या होगा, ये जो आपका 86-64 सेंटीमीटर घन वाला है, ये वजह उसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 49,532 के सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन को आप लिखिए, जो संख्या दी गई है उस संख्या को लिखिए। आपका दिया गया है 49,532। अब हमें क्वेश्चन में जाना होता है, पूछता क्या है, कह रहा है सन्निकट हजारवां। हजारवां मतलब क्या होता है, हजार में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। हजार में अगर 3 जीरो होते हैं तो सन्निकट हजारवां मतलब इसको हजार मतलब 3 जीरो के फॉर्म में तो करना ही करना होगा। ठीक है, तो 3 जीरो के फॉर्म में जब ये करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 9 था तो ये 9 रहेगा। ठीक, या तो ये 49,000 होगा या फिर ये 50,000 के सन्निकट होगा। यही तो हो सकता है, दो चीज हो सकती है। ठीक है, तो 49,000 हो सकता है या तो 50,000 हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 49,000 होगा कि 50,000 होगा, 49,000 होगा कि 50,000 होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए आपके पास इन दो संख्याओं के पास चलना होता है। ठीक है, तो ये 95 है। ठीक, अब 95 से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 95 से 100 करना आसान है कि 90 करना आसान है, क्योंकि 90 से 95 5 चलोगे और 95 से 100 कितना चलोगे, 95 से 100 भी 5 चलोगे आप। फिर हम जाते हैं 32 के पास, तो 95 से 10,000 होना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि 95-32 से 10,000 जाने के लिए 32 हम ऑलरेडी चल चुके हैं, बल्कि 9,000 से 95,032 जाने के लिए क्या करना होगा, आपको 532 चलना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको 95-32 से 10,000 चलने के लिए 8-40-60 कितना हो जाएगा, 600, तो 468 ही चलना पड़ेगा। और इधर 532 चलना पड़ेगा, तो 468 चलना आसान होता है। ठीक, 468 चलना आसान होता है। तो इसका मतलब अब चीज़ ये हुआ कि 95 से 10,000 होना आसान है, तो इसका मतलब ये जो आया है आपका, क्या ये जो आपने अभी तक किया है, ये 49,000 50,000 ये सब किया है, सीधा सीधा हमको मिल गया कि हम यहाँ पे अगर 10,000 लिख दें तो आसानी से सन्निकट हम पहुँच जाएंगे। ठीक ना, यही तो हम अभी निष्कर्ष हमारा क्या निकला, ये तो निकला कि अगर हम यहाँ 10,000 कर देते तो आराम से पहुँच जाते। तो सीधा सीधा इसको हम 10,000 कर देते हैं। ठीक, तो 10,000 जब करेंगे तो ये देखिए ये जीरो बन चुका है, 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 बट ये 4 से 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जैसा कि हम लोग लास्ट में एक टॉपिक लेते हैं और इसमें आपसे डिस्कस करते हैं, तो आज का टॉपिक यही सन्निकट वाला ही हम कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सन्निकट 10वां मान बताओ, सन्निकट 100वां मान बताओ, सन्निकट 1,000वां मान बताओ, 10,000वां बताओ, लाखवां बताओ, 1,00,000वां बताओ, 10,00,000वां बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम देखिए एक
चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका होता है 0, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 4 होता है, ठीक। और यहाँ से आप मान लो कि ये क्या है, 5 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9 तक आप जाओगे, ठीक है। जब 9 तक आप चार्ट में जाते हो तो क्या होता है, तो अगर आप 1, 2, 3, 4 किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 49 दिया है, ठीक। अब ये बताएगा कि ये किसके दसवां किसके सन्निकट है, 50 के कि 40 के। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि 49 अगर लिखा है तो 49 से 50 होना बहुत आसान है, तो ये 50वां इसका मान, इसको हम अप्रॉक्स में 50 लिख सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का ही कुछ इस तरीके से होता है, सन्निकट का मतलब यही होता है। तो जब भी आपको 1, 2, 3, 4 मिले किसी भी, जैसे 10वां करना है तो 10वां मतलब ये 1 0 करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 9 की जगह 1 होता, 2 होता, 3 होता या 4 होता तो हम इसको सीधे सीधे 40 लिख देते, या फिर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर 6 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, इसे सीधा सीधा उसके बाद वाली संख्या मतलब 50 लिख देते, ठीक है। तो होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, और हमें इसका 10वां सन्निकट बताइएगा। अगर इस टॉपिक को और अच्छे से समझना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे और अच्छे से आपको समझा देंगे। जैसे आपके पास है 459, इसका सन्निकट मान आपको बताना है 10वां, 10वां सन्निकट मान बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।